गाइस जब भी एक्सपेंसिव फोन की बात करते हैं ना तो क्या तो एप्पल या सैमसंग इन दो ब्रांड के पास एक अनफेयर एडवांटेज है, चाहे फिर वो लेगेसी का हो या फिर एक्सपीरियंस का हो, कि हाँ एक्सपेंसिव फोन लोगों को खरीदना है तो ये दो सबसे पहले ऑप्शन होते हैं ब्रांड्स के नाम पे। और मैंने आप लोग को हमेशा रियलिटी बताई है कि आईफोन और सैमसंग इन दोनों फोन के जो कैमराज है कभी भी बेस्ट नहीं रहे, जस्ट रिलायबल रहे। लेकिन जब भी बेस्ट या फिर एक्सीलेंट कैमरा फोन्स की बात हुई है ना तो वीवो की एक्स सीरीज का नाम हमेशा आया है। पिछले बहुत सालों से लगातार वीवो जो है अपनी एक्स सीरीज के कैमरे पे काम कर रहा है और लास्ट ईयर इन लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि हमसे बेस्ट कैमरा फोन कोई नहीं बना रहा है अभी के लिए। और इस सेम बात इस वीवो X300 Pro के कैमरे के बारे में भी हम बोल सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में ना आज भी एक डाउट है कि ठीक है वीवो एक्स सीरीज में जो है बेस्ट कैमरा मिल जाता है, लेकिन फोन की बाकी स्टोरी क्या है, बाकी डिपार्टमेंट में कैसा एक्सपीरियंस है, वो आज भी लोगों को पूरे अच्छे से नहीं पता। इसी चीज को समझने के लिए लास्ट 30 डेज से मैंने और मेरी टीम ने बहुत ही एग्रेसिव टेस्टिंग करी है इस फोन पे। तो आज मैं आपको कैमरे के साथ साथ इस फोन का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसी स्टेबिलिटी है, कैसा है डे टू डे लाइफ में फोन, हर एक चीज को एड्रेस करेंगे। पहले डिजाइन की बात करते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना मैंने इस फोन को एग्रेसिवली यूज करा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस फोन की टेस्टिंग बहुत ही अलग अलग एनवायरनमेंट में हो चुकी है। कभी मैं इसको किसी वेडिंग पे ले गया फोन को, या फिर मेरा टीम मेंबर जो है भरतपुर चला गया फोटोज खींचने के लिए, ऐसी मल्टीपल जगह गया है फोन, वो भी विदाउट केस। तो इसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फोन के फ्रेम के अराउंड ना आपको छोटे छोटे स्क्रैचेस दिख जाएंगे। और क्योंकि ये कैमरा फोन है तो जो इसका कैमरा अगर आप देखोगे बहुत ही थिक है। अगर पॉकेट में रखते हैं, फोन को निकालते हैं, इन जनरल फ्लैट सरफेस पे भी जब हम इस फोन को रखते हैं तो सबसे पहला कांटेक्ट इसके कैमरे पे ही होता है। इसकी वजह से मैं जूम कर दिखाता हूँ, माइक्रो स्क्रैचेस लेंस पे लग चुके हैं। ऑब्वियसली ये कोई मेजर चीज नहीं है। अगर मैं किसी भी फोन को विदाउट केस ऐसे यूज करूंगा इतने अलग अलग इन्वायरमेंट में तो किसी भी फोन पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस फोन को कैमरे के लिए खरीदते हो, जैसे कि मैंने टेस्टिंग करी है, आप भी इतना ज्यादा यूज करने वाले हो, तो आई थिंक केस तो बहुत रिक्वायर्ड है। क्योंकि हम 100% श्योर अगर कोई भी इस फोन को खरीदेगा वो फोटोग्राफी करना बहुत पसंद करेगा, पर एटलीस्ट 2 साल तो आप इस फोन को चलाओगे। पर अगर विदाउट केस यूज करा तो बहुत स्क्रैचेस अगर लेंस पे लग गए तो कैमरा क्वालिटी अच्छी रहेगी नहीं। और एक और चीज बताता हूँ, इस फोन के साथ ना एक मसल मेमोरी बनानी पड़ती है। जब भी इस फोन को आप पॉकेट से निकालोगे फोटो खींचने के लिए तो आपको ये लेंस क्लीन करना पड़ेगा। मतलब अभी भी देखोगे तो इस पे स्मजेस आ गए हैं, तो लाइक स्मजेस बहुत अट्रैक्ट करता है बेसिकली। और अगर मैं इसको एक नॉर्मल फोन की तरह भी जज करूँ ना तो एक चीज क्लियर है कि ऑब्वियसली इतना बड़ा कैमरा है तो ये फोन टॉप हैवी है। जब आप इस फोन को नॉर्मली यूज करोगे ना आपको अपर वाली साइड हैवी लगने वाली है। लेकिन वीवो ने वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी करी है। जब भी मैंने इस फोन को यूज किया है ना मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत हैवी फोन पकड़ रखा है। चाहे फिर मैं नॉर्मली फोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर चैट कर रहा हूँ, मुझे लंबे समय यूज करने के लिए कोई भी इरिटेशन नहीं हुई। बट अगर फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़ के कोई भी लंबे समय के लिए कंटेंट देखोगे ना तो आपकी छोटी वाली फिंगर पे रेस्ट करेगा फोन, हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। बट फिर केस लगाने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इस फोन के डिजाइन में मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाई ये शॉर्टकट बटन रहा है गाइस। अब ऐसा नहीं है किसी और फोन में ऐसा शॉर्टकट बटन नहीं मिलता। अब वीवो ने यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया है कि यहाँ पर डबल फंक्शनैलिटी दे दी है। ये देखो ना, अगर मैं इस बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, और अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मैं साइलेंट या फिर रिंग मोड पे ला सकता हूँ इस फोन। वेरी फर्स्ट डे से मैंने 2 सेटिंग रखी हुई है और मुझे पर्सनली कंफर्ट आ चुका है इसके अंदर। और हाँ गाइस, अगर हैप्टिक फीडबैक की मैं बात करूँ तो टाइपिंग के लिए तो ठीक है हैप्टिक फीडबैक, लेकिन जब कॉल आती है ना वो वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो लाइक मैंने इस पे कॉल्स मिस नहीं करी है अगर फोन पॉकेट में भी होता है। और इस फोन में ना मैंने अपनी मेन सिम जियो की यूज करी है, और जैसे कि बताया था मल्टीपल एरियाज में फोन गया है। मुझे नेटवर्क इश्यूज तो नहीं आए, ना ही कभी कोई कॉल ड्रॉप हुई है, ना ही मोबाइल डेटा में कोई प्रॉब्लम हुई। बट इस फोन के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा क्वेश्चन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का चल रहा है। देखो जितने भी वीवो फैंस है उन सबको पता होगा कि फन टच ओएस से शिफ्ट होके ओरिजिन ओएस पे आ चुका है वीवो। और जब से ये शिफ्ट आया है बिलीव मी सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि फन टच ओएस में अपनी कमियां थी जो इस लेटेस्ट ओरिजिन ओएस में फिक्स करी गई थी। एग्जांपल के साथ बताऊं तो जो फन टच ओएस थी ना वो कभी भी मॉडर्न फील नहीं होती थी, और ये चीज इस नई ओरिजिन ओएस में फिक्स करी। अभी ज्यादा मॉडर्न दिखती है नो डाउट, बट इस ओरिजिन ओएस को 30 दिन यूज करने के बाद मुझे पता क्या लग रहा है, फन टच ओएस की एक स्ट्रेंथ थी कि भाई स्टेबिलिटी थी उस यूआई के अंदर, पर जो स्टेबिलिटी है इस ओरिजिन ओएस में मिसिंग लग रही है थोड़ी। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि फोन खुद से रीस्टार्ट हो जाता है या फिर कोई भी मेजर बग देखने को मिलता है। मेरे 30 दिन के एक्सपीरियंस में ना मैंने ये जरूर नोटिस किया है कि फोन में जो है हेयर एंड देयर स्टेटस देखने को मिल जाते हैं। और एक स्पेसिफिक बग है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है अपडेट्स के बाद भी। जब भी मेरा फोन एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट होता है ना और मैं फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ फिंगरप्रिंट लगा के, फोन अनलॉक नहीं होता गाइस। तो ऐसी चीज एक्सपीरियंस
डिफरेंस करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओरिजिन ओएस को अभी पूरा स्टेबल होने में टाइम है। आई मीन जैसे फनटच ओएस काफी स्टेबल मानी जाती थी, अभी ओरिजिन ओएस के लिए हम ये सेम लाइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो नेगेटिव इफेक्ट है ना स्टेबिलिटी का, बैटरी पे भी जाता है। देखो इस फोन में बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है, 6500 mAh के अराउंड। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी कि भाई मुझे जो है 10 या फिर 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बट जब मैंने इस फोन को यूज करना शुरू किया, 8 से लेके 9.5 घंटे के अराउंड स्क्रीन ऑन टाइम मिला है मुझे इस फोन के अंदर। अब एक्सपेंसिव फोन के हिसाब से ये एक अच्छा बैटरी बैकअप माना जाएगा, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, बैटरी कैपेसिटी इस फोन के अंदर बहुत बड़ी है। और मैंने बाकी भी वीवो आईक्यू के फोन यूज करे हैं और वो 10 या फिर 11 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम दे देते हैं। देखो ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो मैं जस्ट ब्रांड को फीडबैक देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। क्योंकि पिछले बहुत सालों तक अगर हमने वीवो को ये फीडबैक दिया कि भाई आपकी यूआई मॉडर्न नहीं दिखती, तो अगर इन्होंने अपनी यूआई को मॉडर्न बना दिया है तो अब हम स्टेबिलिटी भी ऑब्वियसली डिमांड कर सकते हैं और ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीवो इन चीजों को इंप्रूव करेगा। और ऐसे ही अगर मैं पिछले 30 दिनों का अपना परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो गाइस एक बात कहनी पड़ेगी, ये जो नया मीडियाटेक डिमेंसिटी 9500 प्रोसेसर यूज करा है ना वीवो ने, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर एक तरीके से मैंने इस फोन को यूज करा है। मैंने हैवी एप्स भी चलाई है, मैंने बहुत कैमरा टेस्टिंग भी की है, मैंने वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है, नॉर्मल डेज पे मैंने इंस्टाग्राम भी चलाया है, जो भी नॉर्मल टास्क कोई भी परफॉर्म करता है मैंने सब किया है। मेरे को एक बार भी जो है इस फोन में हीटिंग इश्यूज फेस नहीं हुए। एक एक्सपेंसिव फोन के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है। और ये जो डिबेट भी है ना कि एक्सपेंसिव फोन की जब बात होती है तो उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना चाहिए, मीडियाटेक जो है लेट ऑप्टिमाइज होता है, इस चीज को मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक गाइस अब जो गैप है ना वो इतना बड़ा नहीं रहा जैसे कि पहले हुआ करता था। मैं एग्री करूंगा कि स्नैपड्रैगन के लिए कुछ गेम्स पहले ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, लेकिन अब मीडियाटेक भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं रहता। तो ये जो डिबेट है अब इतनी एग्रेसिव नहीं रही। बाकी ये भी डिबेट चलती है कि जो वीवो और ओप्पो है अपने एक्सपेंसिव फोन्स के अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन देता है। अब देखो अगर मैं प्योर एक्सपीरियंस की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको ये रेजोल्यूशन का डिफरेंस फील नहीं होने वाला, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन है। और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने फोन को प्रॉपर्ली टेस्ट करा है, मतलब मैंने इस पे कंटेंट देखा है। जैसे कि एक मूवी मैंने देखी थी जेंगो अनचेन्ड, और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे है, और जब मैं पूरी मूवी देख रहा था ऑनेस्टली मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई कम रेजोल्यूशन है डिस्प्ले में। ऊपर से इस फोन की जो पीक ब्राइटनेस है उसका नंबर भी बहुत बड़ा है, 4500 निट्स। तो जब भी कोई HDR कंटेंट देखते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लगता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक्सपेंसिव फोन के हिसाब से जो इस फोन में स्पीकर्स मिलते हैं ना, मैं उनको गुड बोलूंगा। मतलब मैंने बेटर स्पीकर सुने हैं, लेकिन ये भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट कैमरा फोन के लिए गाइस आउटडोर ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे कि मैंने कहा हमने बहुत अलग अलग जगह पे टेस्टिंग कर ली है, तो मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम इस फोन से फोटोज खींचते हैं ना, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली व्यू फाइंडर में क्या दिख रहा है, हम कैसा शॉट कैप्चर करने वाले हैं। और इसी नोट पे अब फाइनली कैमरे को डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फोन की। अब इस फोन में जो कैमरा सेटअप है ना 50+50+200 मेगापिक्सल का, और मुझे बस एक सेंटेंस में बताना हो ना कि कितना अच्छा इस फोन का कैमरा है और मुझे कितना मजा आया इस फोन के कैमरे को टेस्ट करने में, तो जस्ट ये देखो, सिर्फ एक महीने में 3300 के अराउंड इस फोन से मैं फोटोज कैप्चर कर चुका हूं। आई मीन सिर्फ मैं नहीं, मैं और मेरी टीम। और ये जो फोटोज है इररेलेवेंट नहीं है कि जस्ट ऐसी हियर एंड देयर हमने कैप्चर कर ली हो, वेल शॉट पिक्चर्स है। अपना फेवरेट इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक वेडिंग पे अगर मैं इस फोन को लेकर गया ना और इससे मैंने किसी की भी फोटो कैप्चर करी, रिजल्ट देखने के बाद जो लोगों के मुंह पे वो सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिलता है ना, वो बड़ा मजेदार रहता है भाई। मतलब सबको लगता है कि भाई एक फोन से फोटोज कैसे कैप्चर कर दी। मतलब आपको भी अच्छे लग रहे होंगे, आई बिलीव ये रिजल्ट्स। एक नई चीज बताता हूँ जो मैंने इस फोन के कैमरे में नोटिस करी। जो मेन कैमरा है और जो टेलीफोटो लेंस है, जो स्टेबलाइजेशन मिलती है ना गाइस, उसकी सच में काफी तारीफ बनती है। स्टेबलाइजेशन से मेरा मतलब पता है क्या है? मैंने किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अगर इस फोन से हैंडहेल्ड फोटोज कैप्चर करी है ना, हमेशा शार्प फोटोज आई है। इस चीज को अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल होकर एक्सप्लेन करूं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है सीपा नाम से। ये ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि एक कैमरा कितना स्टेबल है। और अगर हम इस Vivo X300 Pro की सीपा रेटिंग देखें ना, तो वो 5.5 है, और इतनी अच्छी रेटिंग किसी और फोन में नहीं है। तो यहीं से समझ जाओ कितनी अच्छी स्टेबलाइजेशन होगी। बाकी जब इस फोन को मैंने अनबॉक्स करा था, उस टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि भाई इसके साथ जो लेंस मिलता है वो कितना केपेबल है। मैंने आप लोग को बहुत ही क्रेजी जूम फोटोज भी दिखाई थी, और मैं ये भी कंफर्म कर सकता हूँ जो ये लेंस है ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है। और इस फोन में एक डेडिकेटेड ब्लर मोड भी है। जैसे ही हम कोई बर्ड की फोटो कैप्चर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ब्लर ले आता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इन सब चीजों को देख के मैं बोल सकता हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए फिलहाल तो भाई स्मार्टफोन वर्ल्ड में बेस्ट कैमरा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई रिलायबिलिटी कैसी है। देखो जब भी हम आईफोन और सैमसंग की बात करते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि सबसे रिलायबल कैमरा जो है आईफोन और सैमसंग का मिलता है, कि लाइक अगर पॉकेट से फोन निकाला और फोटो कैप्चर करी तो हमें पता है कि हमारा शॉट खराब नहीं आएगा। सरप्राइजिंगली इस
Vivo X300 Pro में भी मैं बोल सकता हूँ भाई रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि पहले वाले जो Vivo के X सीरीज के फोन थे ना, हियर एंड देयर उनमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हमने देखी है। बट इस बार इस X300 Pro में मैंने जब भी इस फोन को पॉकेट से निकाल के फोटो कैप्चर करी है ना, मुझे कोई भी शॉट खराब होते हुए नहीं दिखा। बट स्टिल मैं Vivo को 2 पॉइंट ऐसे बताता हूँ, अगर इन 2 चीजों को इन्होंने परफेक्ट कर दिया ना, तो ये क्रेजी कैमरा बन जाएगा जिसमें कमियां ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहली चीज, अगर हम डिजिटल जूम के साथ कोई भी ह्यूमन शॉट कैप्चर करते हैं तो स्किन स्मूथनिंग कर देता है, तो अगर स्किन स्मूथनिंग को कम कर दिया जाए ना तो बेटर रिजल्ट लगे। सेकंड चीज, नो डाउट ये फोन जो है HDR किंग है, बट मुझे अभी भी लगता है कि कुछ सिचुएशन में HDR और बेटर हो सकता है, हाईलाइट कंट्रोल और बेटर हो सकता है। बाकी और एस्पेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कि फ्रंट कैमरा, मैं इस बार इजीली बोल सकता हूँ कि भाई मुझे फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा लगा है। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑटो फोकस के साथ आता है, काफी वाइड हो जाता है फ्रंट कैमरा और शार्प फोटोज होती है, लाइक ग्रुप सेल्फीज अच्छी आ रही है। और वीडियो की मैं बात करूं तो वो भी इस फोन का एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, अच्छी वीडियोस है, क्योंकि बाकी एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में ये जो लेंस स्विच कर रहा है ना वो ज्यादा स्मूथ है। पोर्ट्रेट वीडियो में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, और इस आउटपुट को देखो, यहाँ पर एज रिडक्शन भी अच्छी मिल रही है। और वीडियो सैंपल में कलर्स की भी बात की जाए ना तो ओवर सैचुरेशन नहीं रहती, बट एक राइट अमाउंट के कलर्स रहते हैं। तो अगर एक सेंटेंस में मुझे इस फोन का कैमरा एक्सप्लेन करना हो तो मैं इजिली बाकी फोन के कंपैरिजन में इसको परफेक्ट बोल सकता हूँ फोटोग्राफी के। बट अभी जो है 2026 जस्ट स्टार्ट हुआ है और हम देख रहे हैं कि भाई बाकी ब्रांड कितनी क्रेजी कैमरा इनोवेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब तक 2026 का एंड आए तो इससे और भी बेटर कोई फोन निकल आए। बट अभी की बात करूं तो आई थिंक कैमरे में Vivo X300 Pro बेस्ट ऑप्शन। बाकी नो डाउट भाई इस फोन को इन जनरल यूज करने में और पूरा टेस्ट करने में बहुत मजा आया, और आपको तो पता ही है भाई टेक बार पे कैमरा फोन्स को बहुत सीरियसली लिया जाता है और प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। और अब आपको अच्छे से पता है कि Vivo X300 Pro की क्या रियल स्टोरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।